AS28 करे थे। चलो बस अब बात नहीं भाई, अब टॉपिक पे आ जाओ। AS28 क्या था? AS28 अब कहां गई तुम्हारी आवाजें? क्या था AS28? इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपकी एसेट की कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाती है उसके रिकवरेबल अमाउंट से। इंपेयरमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कैरिंग अमाउंट ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग WDV, और रिकवरेबल अमाउंट मतलब, रिकवरेबल अमाउंट क्या था? इस एसेट को इस्तेमाल करके क्या बना लोगे जिसे कहा जाता है वैल्यू इन यूज, या फिर इसे बेच के क्या बना लोगे जिसे हमने बोला था नेट सेलिंग प्राइस, विच एवर इज, कौन सा लिया जाता है? हाइयर। बिकॉज ऑब्वियस है, बीच में बात है नहीं भाई, हम एसेट का वो यूज करना प्रेफर करेंगे या वो तरीके से डील करना प्रेफर करेंगे जिसमें ज्यादा बेनिफिट है। बेचने में बेनिफिट है तो बेचेंगे, अगर पैसा यूज करने में ज्यादा बनेगा तो यूज करेंगे। तो विच एवर इज हाइयर इज योर रिकवरेबल अमाउंट, एंड कंपैरिजन करते हैं। इफ कैरिंग अमाउंट इज मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट तो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हो जाता है। अब ये WDV तो आपको डेप्रिशिएट करके वैल्यू बुक में गिवन होगी। वैल्यू इन यूज कैसे निकालते थे? आने वाले 5 सालों का, आने वाले 5 सालों का नेट कैश फ्लो देखा जाता था आफ्टर टैक्स। यस और नो? आने वाले 5 सालों का नेट कैश फ्लो देखा जाता था आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स? एज इट इज जोड़ते हैं या प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू, और वो भी डिस्काउंट करने के लिए डिस्काउंटिंग रेट बिफोर टैक्स वाली ली जाती है। 5 साल के कैश फ्लो जनरली लेते हैं। क्या 5 साल से ज्यादा भी लिए जा सकते हैं? यस, बट यू हैव टू प्रूव कि जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों 5 साल से ज्यादा लिए। दूसरी तरफ नेट सेलिंग प्राइस जब निकालते हैं तो हमें फेयर मार्केट वैल्यू में से कॉस्ट टू सेल माइनस करनी होती है। कॉस्ट टू सेल मतलब सर बेचने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, विच में बी कमीशन, कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा, कोई प्रमोशन का या फ्रेट का कोई चार्ज देना पड़ जाए, आपको मशीन हटानी पड़ेगी सर, डिसमेंटलिंग का कॉस्ट, कोई भी खर्चा जो बेचने से पहले इनकर करना पड़ेगा वो माइनस होता है। एक्सेप्ट दो खर्चे कभी भी एडजस्ट नहीं किए जाते, वन फाइनेंस कॉस्ट और दूसरा टैक्स। क्या उनको दोनों के समय पे ही इग्नोर करते हैं? यस, इवन वैल्यू इन यूज में भी हमने बिफोर टैक्स लिया, मतलब टैक्स को माइनस नहीं किया, और फाइनेंस नेचर के खर्चे भी माइनस नहीं किए जाते। ये वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस हमने निकालना सीखा। फिर मैंने एक ऐसा सिनेरियो भी बताया, अगर पैसा इंडिया के बाहर से आना है तो फिर क्या होता है? आपको वो कैश फ्लोस को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है फ्यूचर के लिए, या स्पॉट रेट लेना है? स्पॉट रेट कन्वर्जन का भी हमने एक एग्जांपल किया और एक मैंने आपको घर से करने के लिए भी कहा था। उसके बाद इंपेयरमेंट कैसे किया जाता है, मतलब सर लॉस होगा, लॉस कहां जाएगा? इंपेयरमेंट का लॉस कहां जाता है? SPL, अनलेस प्रीवियसली हमने इसको अपवर्ड वैल्यू किया था जिसका पैसा कहां पड़ा है? रिवैल्यूएशन रिजर्व। इसका एक क्वेश्चन भी करवाया था, एग्जांपल करवाया था मैंने, ध्यान है सभी को? अभी तक हमने इतना ही काम किया है। यहां तक मैंने आपको शायद 2-3 क्वेश्चन वगैरह भी करने को कहा था, हो गए? एक बार पहले जो डाउट वाला पॉइंट है वो बता दो। AS28 में एग्जाम्पल्स हमारे हो गए एग्जाम्पल नंबर 6 तक। अच्छा, मैंने एक एग्जाम्पल भी घर से करने को कहा था, ये हो गया था सभी का? फॉरेन करेंसी का एक बार मेरे को इसका आंसर बता दो क्या आया था, ताकि एक बार मैच हो जाए सबका। वैल्यू न्यूज क्या निकल के आई थी? एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने करवाया था क्लास में, 6 आपने किया था घर से। इसकी वैल्यू न्यूज कितनी आई थी? 1 करोड़ 36 लाख। 1 करोड़ 36 लाख 35 हजार। अरे भाई रुको, फिर से बोलो। 1 करोड़ 304। क्या यही आ रही है वैल्यू न्यूज? थोड़ा सा फर्क आ सकता है, राउंडिंग ऑफ की वजह से में भी कुछ आ गया हो डिस्काउंटिंग में। 1 करोड़ 25 हजार 35 हजार आ रहा है। डेसिमल में कुछ फर्क हो सकता है, देखो वैल्यू बड़ी है, 1 करोड़ तो 10 हजार तक का भी डिफरेंस आ सकता है, बड़ी बात नहीं है।
4 डेसिमल तक जब भी डिस्काउंटिंग करनी हो 4 डेसिमल तक ले लिया करो डिस्काउंटिंग फैक्टर को, आपका आंसर जो आएगा वही फिर एप्रोप्रिएट माना जाता है। ठीक है, मोरलेस यही आ रहा है। अच्छा, इस केस में क्या एसेट इंपेयर होगी? नहीं, क्योंकि वैल्यू इन यूज आपकी ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है। तो ये 6 क्वेश्चन तक हमारे हो गए, एग्जाम्पल तक सॉरी। और क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन हो गए थे हमारे? अच्छा 3 4 5 तीन ही दिए थे। 3 हो गया, 3 हो गया सभी का। उसके बाद 4 भी हो गया। एक बार ईमानदारी से बताओ किए किसने? तो फिर जब मैं पूछ रहा हूं हो गया हाँ या ना का जवाब देना होता है। हो गया 5 6 में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 निकालो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा क्या गिवन है। अ प्लांट वॉज एक्वायर्ड 15 ईयर्स अगो एट अ कॉस्ट ऑफ 5 करोड़। 15 साल पहले खरीदा गया था 5 करोड़। क्या ये 5 करोड़ WDV है? ये 5 करोड़ तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है जिसपे लिया गया था। इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 मार्च इज 4.15 करोड़। अभी तक इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं? 4.15 करोड़। तो व्हाट विल बी द WDV? WDV हुई सर 85 लाख रुपए। 5 करोड़ में खरीदी थी, टिल डेट 4.15 करोड़ हम डेप्रिशिएट कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन इस साल का रहने वाला है 25 लाख रुपए। आने वाले साल का जो अभी 1-2 आएगा उसका साल 25 लाख रुपए। बट इसी तारीख को 31 मार्च 2001 को एस्टिमेटेड नेट सेलिंग प्राइस, नेट कर रखा है ऑलरेडी इन्होंने, कितना निकल के आया? 30 लाख। यानी नेट सेलिंग प्राइस इज 30 लाख विच इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 20% बाय नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल कितना हो जाएगा? इस साल 30 लाख, अगले साल कितना हो जाएगा? कितना? 24 लाख। तो बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन में गिवन है एज ऑन 31 मार्च 2001 और कुछ इंफॉर्मेशन है एज ऑन 31 मार्च 2002, मतलब बेसिकली अगला साल। सबसे पहले अगर WDV की बात करें तो आज WDV 85 लाख है। अगर हमने इसे एक साल और डेप्रिशिएट कर दिया बाय 25 लाख तो एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगी अगले साल? 60 लाख। सेम ऐसे ही नेट सेलिंग प्राइस आज है 30 लाख, कह रहा है अगले साल 20% डिक्लाइन होगी, कितना रह जाएगा? 24 लाख। आगे इट्स वैल्यू इन यूज हैज बीन कंप्यूटेड एट 35 लाख। 35 लाख रुपए कंप्यूट किया गया एज ऑन 1 अप्रैल 2001 या 31 मार्च 2001 भी कह सकते हो। वैल्यू इन यूज कितना बना रखा है? 35 लाख। और आगे क्या कहा? विच इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 30% बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। साल खत्म होते होते 30% डिक्रीज हो जाएगा। 30% डिक्रीज हो कितना रह जाएगा? 24.5 लाख। ये गिवन इन्फॉर्मेशन। अब क्या कहा क्वेश्चन है? अज्यूमिंग अदर कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंपेयरमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेटिस्फाइड व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट एज ऑन 31 मार्च 2002। 31 मार्च 2002 को क्या हो जाएगी? यानी 31 मार्च 2002 को आप मान सकते हो कि सारी कंडीशन जो पूरी होनी चाहिए वो सारी की सारी सेटिस्फाई हो जाती है। तो फिर उस केस में आपका अमाउंट कितना होना चाहिए? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर 31 मार्च 2001 अगर हम कंपनी के बुक्स की एसेट की WDV देखें तो वो कितनी बन के आ रही है? 85 लाख। और अगर हम उसकी रिकवरेबल अमाउंट देखें तो रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ NSP और वैल्यू इन यूज, यानी कितनी बनेगी? 35 लाख। तो सर आइडियली तो 31 मार्च 2001 को ही क्या एसेट ऑलरेडी 50 लाख रुपए से इंपेयर्ड लग रही है हमें? यस और नो? यस। तो फिर 31 मार्च 2001 को ही एसेट इंपेयर हो जानी चाहिए। 31 मार्च 2002 का वेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वैल्यूज कम आ रही है तो क्या हम एसेट को इंपेयर कर देंगे? देखो इंपेयरमेंट सिर्फ तब होता है जब इंपेयरमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। अगर मान लो सब ओके चल रहा है तो इवन दो वैल्यू कम हो भी चुकी हो, WDV इज हायर देन द रिकवरेबल अमाउंट, बट हम इंपेयर नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जब तक इंडिकेटर नहीं आएंगे। तो क्या 2001 में हमें इंपेयर करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। क्वेश्चन ने खुद क्या बोला? कंडीशन कब जाके पूरी हो रही है? 31 मार्च 2002। हालांकि बहुत इलॉजिकल क्वेश्चन है, अगर 31 मार्च 2001 को तुम्हारी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं हो रही थी तो तुमने कैलकुलेट क्यों किया? तुम NSP क्यों निकाल के देख रहे हो? तुम वैल्यू न्यूज निकाल ही क्यों रहे हो? इंडिकेटर होते हैं तो ही आप ये चीजें कैलकुलेट करते हो। बट देन क्वेश्चन को तो सिर्फ ये बताना था कि यहां से इसको 20% कम करके देखना था बच्चे कैलकुलेट कर पाते हैं या नहीं, 30 लाख का 20% घटा के देख पाते हैं या नहीं। बच्चे क्या वैल्यू न्यूज को
घटाना सीख सकते हैं या नहीं, ऐसे यही चीज देखने के लिए 2001 की इंफॉर्मेशन दी। अदरवाइज 2001 में अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो क्या आपको ये कैलकुलेट भी करनी होती है? नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब इवेंचुअली 2002 में आपको इंपेयर करना है, तो मुझे ये बताओ सबसे पहले WDV 60 लाख, रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट किसको कहोगे? विच एवरेज हाइयर दैट इज 24.5 लाख। तो आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट यानी WDV ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो क्या एसेट इंपेयर होगी? यस। और इंपेयरमेंट पे लॉस कितना होगा? 35.5 लाख। अच्छा, नई WDV कितनी हो जाएगी? 24.5 लाख। क्वेश्चन में पहले कहा गया कि आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो कैरिंग अमाउंट कितनी रह जाएगी? 24.5 लाख। दूसरे पार्ट में कितना अमाउंट आपको 31 मार्च को राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो 31 मार्च वाले साल में एक तो इंपेयरमेंट लॉस जाएगा 35.5 लाख, और साथ में पीएनएल में एक और चीज भी डेबिट हुई होगी, डेप्रिसिएशन भी तो हुआ होगा, कितने रुपए? 25 लाख। ये दोनों लिखना है भी, 25 लाख का डेप्रिसिएशन भी गया और इंपेयरमेंट लॉस भी गया 35.5 लाख, क्योंकि दोनों एक ही एसेट के रिलेशन में है। अगला पॉइंट, इफ द प्लांट हैड बीन रिवैल्यूड 10 इयर्स अगो, 10 साल पहले हमने प्लांट को अपवर्ड रिवैल्यू किया था और उसका पैसा अभी भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा है, कितने रुपए पड़ा है सर? 12 लाख। तो फिर क्या होगा? अगर आपने 12 लाख रुपए पहले के पड़े हो तो फिर उस केस में क्या किया जाएगा? जब भी लॉस होगा, इंपेयरमेंट का लॉस हमेशा कहां जाना होता है? एसपीएल में। लेकिन अगर पहले का रिवैल्यूएशन पड़ा हो तो उससे एडजस्ट हो जाता। बस यही पॉइंट था। एक छोटा सा पॉइंट और है, इफ द वैल्यू इन यूज वाज जीरो, वैल्यू इन यूज मान लो जीरो है किसी एसेट की, ये जनरल पॉइंट भी आप मान सकते हो। अगर वैल्यू इन यूज जीरो है मतलब इस एसेट का इस्तेमाल करके कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि एंटरप्राइज रिक्वायर्ड टू इनकर अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख टू डिस्पोज द प्लांट, बल्कि प्लांट को डिस्पोज करने के लिए 2 लाख पैसा और लगेगा। लेट्स से एक कंपनी है सर, एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट बनाती है, प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल होता है, वो उस मशीन से केमिकल बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, तो गवर्नमेंट ने उन मशीनों पे बैन लगा दिया कि आप इसको यूज नहीं कर सकते। एक बार उस एसेट पे बैन लग गया तो क्या उसका कोई वैल्यू इन यूज बचा? वैल्यू इन यूज क्या होता है? उस एसेट का यूज करके पैसा बनाएंगे। क्या सरकार ने इस एसेट के यूज पर पाबंदी, बैन लगा दिया है, तो यूज क्या करोगे? कुछ नहीं होना, तो वैल्यू इन यूज विल बी जीरो। एंड सेकेंडली, आप इसे कबाड़ी को नहीं बेच सकते बिकॉज ये एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है, तो सरकार ने बोला एक पर्टिकुलर वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी है, आपको उसको ही देना पड़ेगा और वो आपके बिहाफ पर इसको रिसाइकल करने का आपसे पैसा लेगी। तो क्या ऐसे केसेस में आपका पैसा लग भी सकता है? यस। स्क्रैप हमेशा पैसा दे ऐसा जरूरी नहीं है, पहले बताया था। हॉस्पिटल में जो स्क्रैप निकलता है, क्या निकलता है हॉस्पिटल में? स्क्रैप्स क्या होंगे? नीडल वगैरह हो गए, ग्लव्स वगैरह हो गए, दवाइयों के पैकेट हो गए, यही होते हैं वेस्ट। क्या आपको उसे कबाड़ में बेच के कि चलो भाई प्लास्टिक की बोतलें पड़ी है, खाली सुइयां पड़ी है, सबको वजन तुलवा के कबाड़ी को बेच देते, क्या ऐसा होता है? नहीं। क्या आपको पैसा मिलता है? नहीं, बल्कि उल्टा होता है। हॉस्पिटल में आपने देखा 3 टाइप की अलग अलग टाइप की डस्टबिन रखी जाती है, 3 अलग अलग टाइप का जो साइन भी बना रखा होता है, अगर आप नोटिस किया हो तो अलग अलग टाइप को वेस्ट को अलग अलग बॉक्स में डालना होता है। फिर वेस्ट रिसाइकलिंग, बायो वेस्ट रिसाइकलिंग की कंपनियां बनी हुई है, वो वेस्ट को कलेक्ट करके लेके जाती है। सिंस सिरिंज हो या जो भी आपके ग्लव्स वगैरह है, उसमें जर्म्स वगैरह हो सकते हैं, आप उसे ऐसे ओपन नहीं कर सकते डिस्पोज, तो उनको वो क्या करती है, उनके सारी क्लीनिंग वगैरह करना, उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है जो भी वेस्ट वगैरह थे उन सबको, तो क्लीनिंग कब का कॉस्ट और लगता है बल्कि। तो क्या हॉस्पिटल वालों को स्क्रैप बेचने से पैसा मिलता है या देना पड़ता है? देना पड़ता है। यहां भी सेम सिचुएशन है, अगर मान लो आपको पैसा मिलेगा नहीं बल्कि देना पड़ेगा 2 लाख रुपए, तो सबसे पहले मुझे बताओ एसेट की वैल्यू क्या हुई? बेचने से कुछ नहीं मिलेगा, 2 लाख जेब से देना पड़ेगा, यूज कर नहीं सकते, तो एसेट की वैल्यू कितनी हुई? माइनस का 2 लाख। क्या एसेट माइनस में हो सकती है? नहीं, तो एसेट कितने की हो जाएगी? जीरो। लेकिन अब जरा सोचो, एक एसेट है जो आपके पास पड़ी है जिसकी वैल्यू तो जीरो हो चुकी है, लेकिन इसे डिस्पोज तो करना पड़ेगा, बल्कि 2 लाख रुपए देना और पड़ेगा। एसेट की बजाय क्या अभी आपका ऑब्लिगेशन बन चुका है? यस और नो? तो हमारी अकाउंटिंग के रूल्स कहते हैं ऐसे केसेस में एसेट तो हो जाएगी जीरो, कोरस्पॉन्डिंगली इवन एक लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, कितने रुपए पे? 2 लाख। एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू डिस्पोज, एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू डिस्पोज को 2 लाख रुपए को आपको बुक्स में एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि ये पैसा भी देना पड़ सकता है। तो इस पॉइंट में यही होगा, अगर प्लांट की वैल्यू जीरो हो गई है, वैल्यू इन यूज इज जीरो, सेलिंग प्राइस भी कुछ नहीं मिलने वाला, माइनस में ही जा रहा है, तो पूरा का पूरा प्लांट राइट ऑफ हो जाएगा। एंड
फर्दर कंपनी शुड क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 2 लाख रुपीज फॉर दैट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, कि ये पैसा देना पड़ सकता है, उसके लिए आपको एक प्रोविजन अलग से रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। बोलो बात समझ में आई? उस केस में पूरी प्लांट भी राइट ऑफ होगी, 2 लाख का प्रोविजन भी पीएनएल में जाएगा, दोनों खर्चे जाएंगे। इंपेयरमेंट का लॉस सारी की सारी वैल्यू, प्लांट कितने का था हमारा, प्लांट था हमारा 60 लाख, पूरा राइट ऑफ होगा, और इवन 2 लाख एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू डिस्पोजल वो भी पीएनएल का पार्ट बनेगा, एक तरफ प्रोविजन रिकॉर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? कैरिंग अमाउंट तो सेम ही रहेगा। 12 लाख ऐड क्यों करना है? 12 लाख ऐड थोड़ी करना है, वो कह रहा है कभी रिवैल्यूएशन हुआ था और आज रिवैल्यूएशन रिजर्व में 12 लाख पड़ा है, तो क्या आपके कैरिंग अमाउंट में और आपके रिटर्न ऑफ अमाउंट में कोई चेंज आएगा? देखो कैरिंग अमाउंट तो दोनों सिनेरियो में सेम रहेगा, रिटर्न ऑफ अमाउंट भी सेम रहेगा, लेकिन रिटर्न ऑफ होके जाएगा कहां उसका फर्क पड़ेगा। अगर सिंपल केस में रिटर्न ऑफ करते हैं इंपेयरमेंट लॉस, कहां जाता है? एसपीएल में। और अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में 12 लाख पड़ा होगा तो जो भी लॉस है पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिर बस ये बताना। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। जी लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल फॉर 7 करोड़। कितने में एक्वायर की गई है? 7 करोड़, जिसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 7 साल। इन एनुअल डेप्रिसिएशन 1 करोड़। सैल्वेज वैल्यू है नहीं, क्वेश्चन ने खुद कहा है एसएलएम लगाना है, सैल्वेज वैल्यू है नहीं, ठीक है। 1 अप्रैल 2004, कितने साल हो गए? 1 अप्रैल 2000 को खरीदा था, अब आ गया 1 अप्रैल 2004, कितने साल हो गए? अरे भाई नंबर ऑफ ईयर पूछ रहा हूं, कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। 4 साल में एसेट को डेप्रिशिएट किया होगा हर साल कितने रुपए से? 1 करोड़। तो 4 साल में 4 करोड़ गया, बचा क्या? 3 करोड़। दिस इज द डब्ल्यूडीवी एज ऑन डेट, यानी इस तारीख को मेरे पास डब्ल्यूडीवी है 3 करोड़। बट कैरिंग वैल्यू वाज रीअसेस्ड एट 5.1 करोड़। मेरी बुक्स में 3 करोड़ होनी चाहिए थी और मैं इसे 5.1 पे ले जाऊं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? रीवैल्यू, और वो भी अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। कहां जाएगा कोरोस्पॉन्डिंग? रिवैल्यूएशन रिजर्व। कितने रुपए से? एंड सरप्लस आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन बीइंग क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या इस बात को बोलने की जरूरत थी? पता है सर, यहीं पे जाना होता है। तो बेसिकली उस डेट पे आपकी नई डब्ल्यूडीवी एज ऑन 1/4/2004, न्यू डब्ल्यूडीवी इज 5.1 करोड़ एंड साथ में आपके पास एक और चीज बन चुकी है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। कितना? 2.1 करोड़। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा अब वो बैलेंस वैल्यू पे लगेगा। अच्छा, लाइफ शुरू में कितनी थी? 7 साल। 4 बीत चुके, कितने बाकी है? 3। अगर क्वेश्चन अब नई लाइफ नहीं देता है तो 3 साल को मान लेंगे। क्वेश्चन ने नहीं बताई तो बैलेंस लाइफ हम 3 साल को मानेंगे और अब 5.1 करोड़ को 3 सालों में अमोर्टाइज करेंगे, यानी डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1.7 करोड़ पर एनम। क्लियर? क्वेश्चन ने आगे क्या कहा? 31 मार्च 2006। अब मुझे बताओ कितना टाइम और हो गया? 1/4/2004 से 31 मार्च 2006, कितने साल और बीत गए? 2 साल। अब 2 साल बीत गए तो हमने 2 बार डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा, तो न्यू डब्ल्यूडीवी 31 मार्च 2006 को 1.7 1.7 यानी 3 करोड़ 40 लाख राइट ऑफ होगी। कितनी बची होगी? इतनी ही बची होगी। यस और नो? और रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्या 2 करोड़ 10 लाख ही बचा हुआ होगा या ये भी घटा होगा? दोनों हो सकते हैं ना, बताया था। ऐसा भी हो सकता है कंपनी से थोड़ा थोड़ा मारना चाहे, मतलब हर साल बराबर बराबर या डेप्रिसिएशन के रेशो में, और डेप्रिसिएशन का रेशो बराबर ही बन रहा है। मैंने आपको बताया था ऐसे ही लेता ही जानबूझ के एसएलएम है ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। तो 3 सालों में इक्वल 70 लाख रुपए। इसका मतलब जब 2 सालों में आपने आरआर को यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व को थोड़ा थोड़ा खत्म किया होगा तो 1.4 करोड़ खत्म करके कितना बचा दिया होगा? 70 लाख। पहला ऑप्शन। या दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हमने पॉलिसी अडॉप्ट करके एक साथ करेंगे तो कुछ भी नहीं किया होगा, उस केस में कितना बैलेंस पड़ा होगा? 2.1 करोड़। यस। अब आगे क्या कहा? क्वेश्चन कहता है 31 मार्च को हमने चेक किया, मशीन इंपेयर होनी चाहिए और उस दिन रिकवरेबल अमाउंट कितना बचा हुआ है? 79 लाख। तो रिकवरेबल अमाउंट दे दिया इस दिन, कितना बना? 79। अच्छा, क्या होनी चाहिए एसेट इंपेयर? डब्ल्यूडीवी इज 1.7 करोड़, रिकवरेबल अमाउंट इज 79 लाख। क्या इंपेयरमेंट होगा? यस। कितना लॉस लगेगा इंपेयरमेंट का? इंपेयरमेंट का लॉस बना 91 लाख रुपीस। अब क्वेश्चन एक अराइज होता है, सर लॉस तो 91 लाख रहेगा, लेकिन ये लॉस जाएगा कहां? क्या ये लॉस एसपीएल में जाएगा या ये लॉस रिवैल्यूएशन से एडजस्ट होगा? देखो,
अगर आपने पॉलिसी नंबर 1 अडॉप्ट कर रखी है, थोड़ा थोड़ा खत्म करना, तो रिवैल्यूएशन में कितना रुपए है? 70। तो क्या 91 से 70 एडजस्ट हो सकता है? क्या और भी लॉस बचा? उसका क्या करेंगे? और अगर हमने पॉलिसी नंबर 2 अडॉप्ट कर रखी हो तो सर रिवैल्यूएशन में बहुत सारा पैसा पड़ा है, क्या आराम से एडजस्ट हो जाएगा? यस, कोई सरप्लस बचेगा नहीं। तो मतलब पीएनएल में क्या गया? पीएनएल में कितना गया? कुछ भी। बस ये क्वेश्चन था। ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? देखो, सबसे पहली बात आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। इस क्वेश्चन में ना दो चीजें हो रही हैं। आपको क्वेश्चन कभी भी, इन क्वेश्चंस में पूरी अकाउंटिंग नहीं मांगता, शुरू से लेकर लास्ट तक की। तो अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक की करोगे तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ये देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लॉस ऑन इंपेयरमेंट। आपसे सिर्फ एक चीज मांगी गई है। क्या मांगा गया? लॉस ऑन इंपेयरमेंट। एंड शो हाउ लॉस इज ट्रीटेड। कंपनी हैड फॉलोड द पॉलिसी ऑफ राइटिंग डाउन द रिवैल्यूएशन। देखो अभी इन्होंने लिख भी रखा है कि आपको दोनों आंसर बनाने की जरूरत थी नहीं। क्वेश्चन ने खुद बोला है हैड द पॉलिसी ऑफ राइटिंग डाउन रिवैल्यूएशन सरप्लस बाय इंक्रीज्ड चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? कौन सी पॉलिसी है? थोड़ा थोड़ा खत्म करना या एक साथ? क्वेश्चन खुद बोल रहा है जब डेप्रिसिएशन का बर्डन बढ़ेगा तो हम उतना ही कोरस्पॉन्डिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व निकालेंगे। और रिवैल्यूएशन निकाल के कहां भेजा जाता है? रिवैल्यूएशन में से 70 लाख रुपए हर साल निकलेगा, वो कहां जाएगा? पीएनएल या जनरल रिजर्व? हमेशा कहां पे जाता है? वो जनरल रिजर्व। पीएनएल में कभी नहीं ट्रांसफर करते, रेवेन्यूज को नहीं बढ़ाते। अब क्वेश्चन में आप प्रेजेंट कैसे करोगे? सबसे पहला काम, हमेशा पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन इंपैक्ट। आपको क्वेश्चन को दो पार्ट में करना है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट कैलकुलेट करके दिखाओ। तो उसके लिए आप क्या करोगे? एफएमवी, यहां पे तारीख भी लिख सकते हो आप, 1/4/2004। मैंने स्टार्टिंग यहां से की है। एफएमवी कितने रुपए की एफएमवी है? 5.1 करोड़। डब्ल्यूडीवी एज ऑन 1/4/2004। अब आप यहीं पे ब्रैकेट में कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो। 7 करोड़ की एसेट थी, माइनस आपका एनुअल डेप्रिसिएशन। कितने साल बीत चुके हैं? 4 साल। इनटू में 7 करोड़ बाय 7 ईयर्स। आप इस टाइप से कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो। फुल फ्लैज वर्किंग नोट की कोई जरूरत नहीं है। ये इंफॉर्मेशन इतनी दिखा दी हमने तो काफी है। कैलकुलेशन हमने कर दी। कितना बना? 3 करोड़। हेंस asset will be revalued upward and rupees 2.1 crore will be credited to revaluation reserve। इतनी बात बोलोगे कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। उसके बाद एक चीज और बतानी है यहाँ पे, न्यू डेप्रिसिएशन। न्यू डेप्रिसिएशन 2.1 करोड़ अपॉन में 3 इयर्स, सॉरी 5.1 करोड़। 5.1 करोड़ अपॉन में 3 इयर्स, यानी एनुअल डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 1.7 CR पर एनम। डेप्रिसिएशन निकाल के बताया। और एक और चीज भी निकाल के बतानी चाहिए। क्या? अगर हम पॉलिसी नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन ने खुद बता दिया, तो क्या और निकाल के बताएंगे? अमोर्टाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। कितना अमोर्टाइज करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व को? 2.1 करोड़ अपॉन में 3 साल, यानी कि 70 लाख पर एनम। बस इतनी इंफॉर्मेशन दिखा दो। हमने स्टार्टिंग में जब एसेट एक्वायर की है, कोई क्वेश्चन ने उसकी अकाउंटिंग मांगी नहीं थी। सर क्वेश्चन ने तो इसकी भी अकाउंटिंग नहीं मांगी थी, क्वेश्चन ने तो सीधा इंपेयरमेंट मांगा था। बट क्या ये इंपेयरमेंट के लिए जरूरी था पार्ट? यस। ये जो इंफॉर्मेशन निकाल के बताइए ये बहुत जरूरी थी, एंड इसके भी मार्क्स हैं आपके क्वेश्चन की वेटेज में। पहला पार्ट समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने इंपेयरमेंट से पहले जो रिवैल्यूएशन हुआ है उसको डील किया। एक्विजिशन को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एक्विजिशन में क्वेश्चन इंफॉर्मेशन ऐसे देता कि 5 करोड़ की मशीन थी, 10 लाख इंस्टॉलेशन पे लगे, 5 लाख वेजेस पे लगे, 10 लाख इनॉग्रेशन फंक्शन पे लगे, फिर कॉस्ट निकालना, क्या वो आपकी वर्किंग का पार्ट बनता? वो निकाल के दिखानी पड़ती? यस, क्योंकि अगेन वहां कैलकुलेशन है। वहां अदरवाइज इस क्वेश्चन में तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं थी, सिर्फ एक्विजिशन की बात थी। डेप्रिसिएशन भी एसएलएम था, वो मैंने यहीं पे एडजस्ट करके निकाल के दिखा दिया। ये मैंने पहला पार्ट पूरा कर दिया जिसमें मैंने बताया कि रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट क्या होगा। अब मैं सेकंड पार्ट शुरू करूंगा जो मेरा मेन आंसर होना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस।
आप जो भी कैलकुलेशन करते हो ना, हेडिंग बना दो। हम अकाउंट्स नहीं बना रहे, लेजर नहीं बना रहे, तो पता चलना चाहिए क्या निकाला जा रहा है। हेडिंग बना के अंडरलाइन कर दो ताकि क्लियर कट पता चले कि ऊपर ये निकाला गया था, अब नीचे हम क्या निकाल रहे हैं। और तारीख भी लिख दो, ऑन 31 मार्च 2006। आप सबसे पहले लिखोगे WDV एज ऑन 31 मार्च 2006। कैसे निकालेंगे सर? 5.1 CR था माइनस 1.7 करोड़ 2 इयर्स के लिए, राइट ऑफ हो चुका है, डेप्रिशिएट हो चुका है, इसका मतलब बची हुई WDV है 1.7 करोड़। रिकवरेबल अमाउंट, इसके लिए हमें निकालना नहीं पड़ा, ब्रैकेट में लिख सकते हो गिवन। कितनी गिवन थी? 79 लाख, 79 lakhs। फिर आप एक लाइन लिखोगे, सिंस कैरिंग अमाउंट is greater than recoverable amount, hence impairment loss will be recorded at rupees 91 lakh। 91 लाख का इंपेयरमेंट लॉस होगा। इस टाइप से आप लॉस दिखाओगे। फिर अगली लाइन में लिखोगे बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व एज ऑन 31 मार्च 2006। फिर ये भी दिखा सकते हो आप, 2 करोड़ 10 लाख था, आउट ऑफ विच 1.4 करोड़ ऑलरेडी अमोर्टाइज हो गया होगा, बचा हुआ है 70 लाख। इसके बाद आप लिख के बता दोगे कि एज पर AS 28, लिखोगे आगे का भी, वैसे बताता हूं। इसके बाद एक लाइन लिख देते हैं, एज पर AS 28 impairment loss is recognized in SPL unless there is any revaluation reserve balance existing as on the date of impairment। तो फिर आप फिर एंट्री भी करके बता सकते हो, ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी ना, तो जनरल एंट्री करके दिखा दो। रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 70 लाख, P&L अकाउंट डेबिट 21 लाख टू इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो कि हम पॉलिसी नंबर 2 ले रखे होते, तो उस केस में आप रिवैल्यूएशन को ऐसे ही पड़ा रहने देते हो, 2 करोड़ 10 लाख। क्या हम हाइयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं P&L में? यस। क्या उसको कंपनसेट करने के लिए जनरल लेजर में कुछ डाला? नहीं। हमारी पॉलिसी है कि एक साथ डाल देंगे, तो उस केस में एज इट इज मिसमैच रहेगा कुछ टाइम तक, क्योंकि आपने बर्डन तो डाल दिया P&L में, लेकिन उसका कंपनसेट नहीं किया, मिसमैच है। बट उस केस में एक साथ सारा करेंगे। जब एसेट डिस्पोज हो गया, एसेट को आप डीरिकॉग्नाइज कर दोगे। हाँ, अभी नहीं, अभी ऐसे डिस्पोज नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ इंपेयर हुई है। डिस्पोज करेंगे तब खत्म करना होता है उसको तो। ठीक है, जैसे इसमें 1 साल लाइफ बचेगी, 6 साल तो ही गए, अगले साल और राइट ऑफ करो एसेट को, फिर सारा बेच दो एक साथ। आगे समझ में आंसर कैसे लिखना है? यहाँ पे हो गया क्लियर? चलो भाई आगे काम करते हैं फिर। टॉपिक नंबर 3 तक हो गया था हमारा। अब आते हैं टॉपिक नंबर 4 पे। इंपेयरमेंट क्या हर साल चेक होता है? क्या इंपेयरमेंट के लिए हम हर साल चेकिंग करते हैं? नहीं। ओनली इफ देयर इज इंडिकेशन, अगर इंडिकेशन हो तो करते हैं, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। हालांकि एक्सेप्शन भी है, 3 टाइप के एसेट, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, या ऐसी इंटेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ 10 साल से ज्यादा ली गई है। 3 टाइप के एसेट है जिसके लिए इवन दो कोई कंडीशन ना भी एग्जिस्ट करती हो, एनुअली हमें चेक करना होता है। अब मान लो इंपेयरमेंट हमने किया क्योंकि सिचुएशन खराब हो गई थी, एसेट को डाउनवर्ड लेके चले गए। ऐसा हो सकता है ना कि 1-2 साल बाद वापस हालात सुधर जाए। हम एक मशीन यूज करते हैं सर, उस मशीन का इस्तेमाल करके अच्छा प्रोडक्ट बेचते थे, लेकिन एक्सपोर्ट होता था, और अचानक से सरकार ने न्यू पॉलिसी बनाई, बोला इस प्रोडक्ट की इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, और हमारा प्रोडक्ट की सेल काफी ड्रास्टिकली फॉल कर गई। क्या ये इंपेयरमेंट की एक वजह हो सकती है? सरकार के द्वारा अचानक से बैन लगा देना जिसकी वजह से हमारे रेवेन्यू डिग्रेड हो जाते हैं, क्या ये इंपेयरमेंट की वजह हो सकती है? यस। ये मत सोचना जो मैंने इंडिकेटर बताए उनमें से ही कोई होना चाहिए। इंडिकेटर आपका वो जो लिस्ट दी गई है वो सिर्फ समझाने के लिए है। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आपके धंधे पे फर्क पड़ रहा है, वो आपका इंपेयरमेंट की वजह बन सकती है।
तो सर हमने चेक किया एक्चुअल में रेवेन्यू डाउन चले गए थे, इंपेयरमेंट हो गई एसेट, लेकिन 3 साल बाद सरकार ने बैन लिफ्ट कर दिया, क्या वापस हमारी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी? यस। तो जो अर्लियर हमने लॉस रिकॉर्ड कर दिया, क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? टेक्निकली अगर आपने नुकसान होने पर डाउनग्रेड करवाया था, तो अगर वापस एसेट वैल्यू ऊपर जा रही है तो क्या हमें वापस अपवर्ड भी करना चाहिए? यस। तो इंपेयरमेंट का लॉस जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है उसको भी रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन रिवर्सल कितना होगा, कैसे होगा, ये हमें समझना है। अच्छा, एक पॉइंट आया था इंडिकेटर में, उस दिन मेरे दिमाग से निकल गया बताना। इंडिकेटर में तुम्हें ध्यान हो तो एक इंडिकेशन आया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है, मैंने कहा था इसको बाद में डिस्कस करेंगे, इंडिकेशन में इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इसकी वजह से भी एसेट इंपेयर हो सकती है। ध्यान है, ये पॉइंट पढ़ रहे थे कि सर अगर मार्केट की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी तो ये भी इंडिकेटर है एसेट इंपेयर हो सकती है। ऐसे कैसे? रीजन अब तुम बता सकते हो, तुमने की हुई है कैलकुलेशन, क्वालिफाइंग एसेट का कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जब रिकवरेबल अमाउंट निकालते हो तो क्या क्या चेक करते हो? वैल्यू इन यूज निकालते हैं, यस और नो, और दूसरा क्या निकालते हैं? नेट सेलिंग प्राइस। इसको छोड़ो, वैल्यू इन यूज निकालने के लिए क्या तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाला करते हो? और प्रेजेंट वैल्यू मार्केट रेट से पैसे को डिस्काउंट करना होता है। एक बात चेक करो, अगर 1 साल बाद 2 लाख रुपए आना हो, 1 साल बाद 2 लाख रुपए आना हो एंड लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, जरा प्रेजेंट वैल्यू निकालना। 2 लाख रुपए आना 1 साल बाद एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, तो क्या करोगे सर? 2 लाख डिवाइड में 1.12 कितना होगा? 177, 178, 571। व्हाट इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी और लेट से 15% हो जाए, तो यही 2 लाख अब 1.15 से डिवाइड होगा, 170। क्या अब आपकी वैल्यू इन यूज पहले से कम आएगी? और अगर वैल्यू इन यूज कम आएगी तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एसेट इंपेयर हो जाए? यस। इसीलिए कहा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से भी आपके एसेट का इंपेयरमेंट का इंपैक्ट हो सकता है, बिकॉज सिंपली इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाती है तो डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रेजेंट वैल्यू पहले से कम निकल के आएगी, तो हो सकता है अब आपकी वैल्यू इन यूज कैरिंग अमाउंट से नीचे चली जाए। अब समझ में आया इसका क्या लॉजिक है? अच्छा, इंटरेस्ट रेट घट जाए तो उससे प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगी, तो रिकवरेबल अमाउंट आपकी बढ़ सकती है। ये रिवर्सल के समय देखा जाता है। अगर ये इंडिकेटर आए थे तो हमने इंपेयरमेंट किया, और अगर ये रिवर्स हो जाए तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से हमने कहा था इंपेयरमेंट होनी चाहिए, और अगर ये कम हो जाए तो क्या अर्लियर रिकॉर्डेड इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल करना पड़ सकता है? यस। तो बेसिकली जो चीजें पहले आई थी अब उसका अपोजिट हो जाए तो अब वापस रिवर्सल के इंडिकेशन आ सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट है करना कितना है। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। बुक्स निकाल लो सारे, और एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। इंपॉर्टेंट बहुत एग्जाम्पल, और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी इसमें आपको समझने को मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 7 सारे ध्यान से देखो क्या गिवन है। देखिए क्या है। अ मशीन वॉज परचेज्ड बाय पी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2001 फॉर 10 लाख रुपीज। कितने में मशीन खरीदी गई है? 10 लाख। एंड डेप्रिशिएटेड ऑन एसएलएम ओवर 10 इयर्स विद नो रेजिडुअल वैल्यू। एसेट की कीमत है 10 लाख रुपए, लाइफ है 10 साल, एनुअल डेप्रिसिएशन 1 लाख। 31 मार्च 2003, कितने साल बीत गए? कितने हुए? 2 ही साल हुए, 3 कैसे हो गए? 2 साल सर, 2 साल। कितने साल हुए? 2 साल। 10 लाख रुपए की एसेट थी, 10 साल की लाइफ थी, मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन 1 लाख, 2 सालों के लिए लगेगा। ऑन 31 मार्च ड्यू टू एडवर्स मार्केट कंडीशन मशीन वॉज टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट। मार्केट की कंडीशन खराब हो गई इसलिए हमने एसेट को टेस्ट किया इंपेयरमेंट के लिए। द रिकवरेबल अमाउंट वॉज डिटरमाइंड एज 5,60,000। क्या एसेट इंपेयर होगी? एक बार जरा चेक करो, हो जाएगी।
कैलकुलेशन एज ऑन 31 मार्च 2003। सबसे पहले WDV एसेट इनिशियली कितने में ली थी 10 लाख, 2 साल बीते हैं, डेप्रिसिएशन कितना लगाया 2 लाख, तो WDV 8 लाख। और इसी दिन रिकवरेबल अमाउंट कितना हो चुका है, कैलकुलेटेड ऑलरेडी, कितना है 560। इंपेयर होगी या नहीं होगी, कंडीशन एग्जिस्ट करती है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, तो यस इंपेयरमेंट लॉस होगा। कितना होगा 2,40,000। इंपेयरमेंट लॉस 2,40,000। और क्या हमने एसेट को कभी प्रायर अपवर्ड वैल्यू किया था, तो फिर कहां जाएगा, दिस लॉस विल बी रिटर्न ऑफ टू SPL। ये लॉस 240 का SPL में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। न्यू WDV, अब एसेट की नई WDV कितनी बन जाएगी 5,60,000। दिस विल बी पोस्टेड इन बैलेंस शीट। 8 लाख के एसेट पे 240 अमोर्टाइज कर दिया इंपेयरमेंट लॉस के नाम का, और 560 ये जो नई वैल्यू है जो बैलेंस शीट में जाएगी। अच्छा, बैलेंस लाइफ कितनी बची हुई है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, इसका मतलब कितनी मानोगे, बचा हुआ टाइम जो बच गया 10 साल में से 2 साल जा चुके हैं, बैलेंस लाइफ इज 8 ईयर्स, तो न्यू डेप्रिसिएशन बता सकते हो कितना रहेगा 5,60,000 डिवाइड में 8 ईयर्स, दैट इज ₹70,000 पर एनम। वैसे इंपेयरमेंट जब भी होता है ना, आपका डेप्रिसिएशन पहले से बढ़ जाता है, यस और नो। जब भी इंपेयरमेंट होता है आपका डेप्रिसिएशन पहले से बढ़ जाता है। हाँ, क्या होता है, बढ़ेगा या कम होगा, तुम्हारे सामने कैलकुलेशन है, पहले कितना था 1, अब कितना हो गया 70, तो पहले से डेप्रिसिएशन कम होगा। ऑब्वियस है सर, अगर बुक वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या डेप्रिशिएबल अमाउंट कम हो जाएगा, यस। अच्छा, अपवर्ड वैल्यू करने से क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, 2 साल बाद 31 मार्च 2005, जरा WDV निकाल लो। अब WDV एज ऑन 31 मार्च 2005 5,60,000 की वैल्यू थी, 2 साल में 70 करके 140 डेप्रिशिएट किया होगा, दैट मींस न्यू वैल्यू इज 4,20,000। 4,20,000 रुपए यही आएगी 2 साल बाद WDV। अब 2 मिनट के बाद नोटिंग बंद कर दो यहां तक करके, और सिर्फ बात सुन लो ध्यान से। हमारी एसेट 560 की थी, 2 सालों में 70 करके 140 हमने राइट ऑफ किया, इसका मतलब न्यू WDV 4,20,000। अब इस दिन हमने क्या बोला सर, 31 मार्च को सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो गई मार्केट डिमांड में। पहले इंडिकेटर आए थे कि बुरा वक्त आ गया, अब इंडिकेटर आ गए कि अच्छा समय आया है, तो फिर यानी कि मार्केट इंप्रूव हो गया, और अब हमारी रिकवरेबल अमाउंट भी वापस अच्छी हो गई। क्या अच्छे मार्केट होने के बाद रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाती है, यस। चाहे बेच के चाहे उसका इस्तेमाल करके जो भी मिल रहा है, अब आपको पहले से ज्यादा अच्छा पैसा मिल रहा है। अब कितना मिल रहा है 780। जरा चेक करो इस डेट पे हमारी WDV कितनी है 420, एंड रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया है 7,80,000 रुपए। पहले सिचुएशन खराब थी तो हमने राइट ऑफ किया था, अब सिचुएशन सुधरी है, तो क्या जो पुराना लॉस रिकॉर्डेड था क्या हम उसे वापस रिवर्स कर सकते हैं, यस। अब जरा देखो मेरी बुक्स में एसेट कितने की है 420, लेकिन इससे मिलने वाला बेनिफिट 780, तो क्या एसेट की वैल्यू मार्केट में बढ़ चुकी होगी, क्या हमें 780 पे दिखा देनी चाहिए, क्या हमें 780 पे दिखा देनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट अगर आप AS10 फॉलो कर रहे हो तो AS10 में 2 ऑप्शन दिए गए हैं एसेट को दिखाने के लिए। या तो आपके पास होता है कॉस्ट मॉडल, जिसमें आप एसेट को किस पे दिखाते हो, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब एसेट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, सिंपल भाषा में कहूं तो। और दूसरा ऑप्शन होता है रिवैल्यूएशन, जहां एसेट को किस पे दिखाया जाता है, FMV पे। अगर कंपनी कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है तो क्या 780 पे लाना FMV पे लाने के जैसा ही हो गया,
क्या वो आपको अलाउड होगा? नहीं। एंड इफ यू आर ओनली फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल, तो आपको तो सर कॉस्ट पे दिखाना चाहिए, मतलब मैक्सिमम आपको कॉस्ट पे ही लेके आ सकते हो। तो क्या हम 780 पे ला सकते हैं एसेट को? नहीं। 780 पे लाओगे तो एक और गड़बड़ हो जाएगी। जरा चेक करो, अभी 420 की है, आप कहते हो 780 पे ले आओ, तो कितना प्रॉफिट दिखेगा? 360 का, 3,60,000 का प्रॉफिट दिखेगा, जबकि इंपेयरमेंट के नाम पे लॉस कितना चार्ज किया था आपने? 240। क्या ये सही होगा? मैक्सिमम कितना परमिसेबल होना चाहिए, खुद सोच के था। क्या अर्लियर दिखाए गए लॉस से ज्यादा रिवर्सल करने की परमिशन दी जानी चाहिए? नहीं। तो एएस 28 पहली बात कहता है आप मैक्सिमम रिवर्सल कितना कर सकते हो, अर्लियर जितना लॉस रिकॉर्ड हुआ था उससे ज्यादा आपको हम रिवर्सल नहीं करने देंगे। तो इवन दो गेन is rupees 3,60,000, but reversal cannot exceed loss earlier recorded. Reversal cannot exceed loss earlier recorded. So maximum reversal could be ₹240। 240 क्यों? क्योंकि पहले लॉस भी इतना ही रिकॉर्ड हुआ था। तो भले ही 360 का फायदा दिख रहा है, बट आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम उतना ही रिवर्सल कर पाओगे जितना आपने पहले लॉस बुक किया था। वैसे सेम फिनोमेना AS2 में भी होता है, हम फोकस नहीं करते लेकिन AS2 में भी चलता है। बताता हूं कैसे, लिखना मत, एक बार ये लिख लो। Gain is 360 but reversal cannot exceed loss earlier recorded. So maximum reversal could be 240। अब देखो जरा, AS2 में भी हुआ था, रिवैल्यूएशन मॉडल होता तो इंपेयरमेंट के नाम का AS 28 तो इतना ही करने देगा। तुम्हें रिवैल्यूएशन करना है, मार्केट वैल्यू पे लानी है, तो AS 10 के अकॉर्डिंग कर लो। लेकिन AS 28 रिवैल्यूएशन को कभी नहीं बोल सकता। AS 28 किस चीज के लिए बनाया गया? इंपेयरमेंट। वो तो ये कह सकता है हमने जो लॉस डलवाया था वो वापस ले लो। अगर तुम कह रहे हो कि सर हमें तो मार्केट वैल्यू पे लाना है, ये बात कौन बताएगा? AS 28 या AS 10? AS 10 बताएगा। AS 28 इतना ही बता सकता है, ये लॉस रिवर्स कर लो बस, हमारी कैपेसिटी उतनी है, हमने जो लॉस दिया था वो ले लो वापस, उससे बियॉन्ड हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, मैं कह रहा हूं सेम बात AS2 में भी होती है। कैसे? फिनिश गुड्स को वैल्यू करने का प्रिंसिपल क्या है? कॉस्ट और NRV विच एवर इज, लेट्स से ईयर वन योर कॉस्ट इज 100 रुपीज बट द NRV इज ओनली 90 रुपीज। बताओ किस पे वैल्यू करोगे? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर यानी कितने पे? 90। मुझे बताओ क्या आपके फाइनेंशियल में 10 रुपए का लॉस डल जाएगा? काइंड ऑफ डल गया। 100 की चीज 90 पे आ गई तो 10 का नुकसान P&L का पार्ट बन जाएगा। अगले साल सेम आइटम अभी भी बिका नहीं है और मार्केट इंप्रूव हो गया 9। देखो ईयर 2 की बात करें, क्या कॉस्ट थोड़ी चेंज हो जाएगी? कॉस्ट तो कितनी थी? 100 जितने में लाए थे। एंड NRV अब मार्केट में इंप्रूव होके 110 हो गई है। अगेन वैल्यू किस पे करोगे? कॉस्ट और NRV विच एवर इज कितने पे आ जाएगी? पिछले साल जो 10 रुपए का लॉस रिकॉर्ड हुआ था, क्या अब 90 से वापस इन्वेंट्री 100 पे आके वो 100 का लॉस 10 का लॉस रिवर्स हो जाएगा? यस। लेकिन इवेंचुअली क्या इन्वेंट्री कभी 100 से ऊपर जा पाएगी? कॉस्ट से ऊपर थोड़ी जाने देंगे। यस और नो? यही सेम पॉइंट है। यहां भी यही कहा गया कि अर्लियर जितना लॉस हुआ है ना, मैक्सिमम उतना ही रिवर्सल आपको करने दिया जाएगा। बट इसमें भी एक दिक्कत हो गई। अब एक चीज जरा कैलकुलेट करना, अगर मैंने कहा कि आप 240 का जो लॉस है वो रिवर्स कर लो, एसेट कितने की आज आपकी बुक्स में? 420। आप कह रहे हो सर जितना लॉस हुआ था उससे ज्यादा रिवर्सल नहीं करने देंगे। भले ही वैल्यू 360 से बड़ी हुई दिख रही हो, लेकिन मैक्सिमम रिवर्सल आप कितना कर सकते हो? 240। क्या मुझे बता सकते हो नो WDV कितनी होगी? 420 थी सर, प्लस 240 और आ गई, कितनी होगी? 660। यही होनी चाहिए। ये किस तारीख की निकाल दी मैंने? एज ऑन 31 मार्च 2005। क्या यही वैल्यू होनी चाहिए? यस और नो? 31 मार्च 5 को अगर आप सर 240 का ही रिवर्सल परमिट करोगे तो 660 की होनी चाहिए। 420 थी, 240 का लॉस जो पहले रिकॉर्ड किया था हमने रिवर्स कर दिया, वैल्यू इज 660। बट इसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी। जरा सोचो, मैंने पहले इंपेयरमेंट लगाया, मैंने इंपेयरमेंट हटा दिया, 240 का लॉस लगाया, 240 हटा दिया। अब देखने वाले को क्या लगेगा? नलीफाई हो गया इफेक्ट। 240 इंपेयरमेंट किया, 240 इंपेयरमेंट हट गया, इफेक्ट इज नलीफाइड, बात ही खत्म हो गई। लेकिन रियलिटी देखिए,
अगर एसेट इंपेयर ना हुई होती, कभी भी आपने की ही ना होती इंपेयर, तो आज रिवर्सल की बात भी नहीं आती। भूल जाओ कभी इंपेयरमेंट हुआ था और रिवर्सल की जरूरत पड़ी थी। मुझे ये बताओ इनिशियली एसेट कितने में खरीदी गई थी? 10 लाख। लाइफ कितनी थी? 10 साल। एनुअल डेप्रिसिएशन 1 लाख। कितने साल बीत चुके हैं सर? 31 मार्च 2002, 3, 4 और 5, क्या 4 साल बीत चुके हैं? हर साल कितना डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाता? 1 लाख। तो 4 सालों में 4 लाख। जो एसेट 10 लाख की थी, अगर कुछ भी बीच में पंगे ना करते तो 1-1 लाख रुपए डेप्रिशिएट होकर आज कितनी वैल्यू बच जाती? 6। और सर सिंस आपने एक बार इंपेयरमेंट किया और फिर हटा दिया, उसकी वजह से वैल्यू कितनी बना दी? क्या ये सही है? फिर तो कंपनी यही कहेगी, कहेगी एक बार करो इंपेयर, 2 साल बाद वापस हटा देंगे, वैल्यू बढ़ जाएगी एसेट की। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? अगर एसेट इंपेयर ना होती तो वैल्यू बचती 6 लाख, और इंपेयर कर दी इस वजह से 660 बच गई। क्या ये सही है? ये 660 और 60, 6 लाख कितना डिफरेंस आ रहा है? फर्क पता कर सकते हो कहां पे? जो थर्ड और फोर्थ ईयर आपने न्यू डेप्रिसिएशन 70-70 लगाया, जबकि लगना चाहिए था 1-1 लाख। 240 का लॉस, 240 का रिवर्सल, ये तो नेट इफेक्ट हो गया। लेकिन जो डेप्रिसिएशन 1-1 लाख होना चाहिए था, बट सिंस वैल्यू डिक्रीज हो गई थी, आपने कितने पे कर दिया था उसको भी? 70। क्या 2 सालों में 30-30 हजार का जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था वो नहीं लगा? यस। तो एएस कहता है पहली बात, रिवर्सल कैन नॉट एक्सीड अर्लियर लॉस रिकॉर्डेड। और दूसरी बात, जो WDV आपकी नई होनी चाहिए, इट कैन नॉट एक्सीड द वैल्यू दैट वुड हैव बीन, जो होती इफ देयर वर नो इंपेयरमेंट इनिशियली। अगर शुरुआत में इंपेयरमेंट करते ही ना, तो जो वैल्यू होती उससे ज्यादा वैल्यू नहीं बना सकते। इंपेयरमेंट हमेशा नुकसान वाली चीज होती है, आपकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए नहीं होता। अगर तुमने ऐसे इंपेयरमेंट करके रिवर्सल कर दिया तो जो वैल्यू 6 लाख होनी चाहिए थी वो 660 हो जाएगी। तो बेसिकली तुम तो इंपेयरमेंट का इस्तेमाल करके एसेट को बढ़ा और रहे हो, जो परमिटेड नहीं है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस और नो? तो मतलब एक कैप है या दो कैप? दो। पहली, अर्लियर रिवर्सल से ज्यादा लॉस, अर्लियर रिकॉर्डेड लॉस से ज्यादा रिवर्सल नहीं हो सकता। और दूसरी, WDV भी आपकी एक्सीड नहीं कर सकती उस वैल्यू से जो होती अगर इंपेयरमेंट करते ही ना। क्या ये बात समझ में आई? तो हम इसके बाद आंसर क्या लिखेंगे? बट इफ इनिशियली there were no impairment, if initially there were no impairment, WDV as on 31 मार्च 2005 would have been, would have been मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज होती, क्योंकि अब तो सिंस हमने इंपेयरमेंट भी किया रिवर्सल भी किया है। लेकिन अगर ना इंपेयरमेंट करते ना रिवर्सल करते तो सीधा सीधा चलता रहता सर। 10 लाख की एसेट थी, 4 लाख डेप्रिशिएट हो चुका होता, यानी वैल्यू वुड हैव बीन 6 लाख। इम्पेयरमेंट cannot be used to increase the value of fixed asset। इंपेयरमेंट का इस्तेमाल एसेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए तो नहीं किया जा सकता। अभी पहले इंपेयर कर दो फिर रिवर्सल कर दो और उसकी वजह से वैल्यू बढ़ जाए। सो मैक्सिमम रिवर्सल कुड बी अप टू, कब कितनी वैल्यू तक हो सकता है? ₹6 लाख WDV ऑफ एसेट। एसेट की WDV 6 लाख तक ही रिवर्सल पॉसिबल है। अमाउंट में निकालेंगे तो कितना रिवर्सल हो पाएगा? आज कितनी वैल्यू आपकी बुक में? 420। कहां तक लेके जा सकते हैं? 6 लाख। तो मैक्सिमम रिवर्सल विल बी 6 लाख माइनस 420, दैट इज 180। तो भले ही सर आपने पहले 240 का लॉस रिकॉर्ड किया था, लेकिन आज रिवर्सल कितना करने देंगे? 180। हम तो 360 की बात कर रहे थे। पहले तो बोला कि भाई पहले वाले से ज्यादा ही नहीं कर सकते, तो 240 पे आ गया, और उसमें भी बोला कि एसेट की वैल्यू बढ़ानी नहीं है, तो 180 का रिवर्सल पॉसिबल है। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री होती है, इंपेयरमेंट लॉस टू एसेट, और रिवर्सल की एंट्री एसेट टू इंपेयरमेंट लॉस, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ठीक है, इनकम हो गया बेसिकली, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस बोल देंगे। और इसे इनकम को कहां दिखाया जाएगा? जब लॉस हुआ था तो कहां चार्ज किया था? SPL। अब इनकम होगी तो कहां चार्ज करेंगे? SPL में। क्या हो गया?
नहीं, टेक्निकली 2 साल के लिए प्रॉफिट ओवरस्टेट नहीं हुआ। आप ये कह सकते हो 1 साल में तो देखो इंपेयरमेंट का लॉस डल ही गया होगा कोरस्पॉन्डिंगली, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट ओवरस्टेट हुआ है तो कोरस्पॉन्डिंगली बैलेंस शीट भी तो आपकी अंडरस्टेट हो गई ना उतनी। तो ऐसा नहीं कि डबल मैनिपुलेशन आप कर पाए, वो तो जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से हमने अकाउंटिंग कर दी। अब जरा एक बात सोचो, आपने किसी राम को मान लो 1 लाख का माल बेचा था और आपको ये डाउट हो गया कि ये पैसा नहीं देगा, तो हम क्या करते हैं, पहले प्रोविजन बनाते हैं, और जिस साल प्रोविजन बनाते हैं खर्चा रिकॉर्ड हो जाता है तो प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन 2 साल बाद उसने पैसा दे दिया, क्या करोगे? प्रोविजन को रिवर्स। आप क्या कहोगे, सर आपने तो वहां प्रॉफिट अंडरस्टेट कर दिया, क्या मैंने जानबूझ के किया, मैनिपुलेशन था? नहीं, ये तो अकाउंटिंग की जाती है, एज ऑन डेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। यही सेम चीज यहाँ पे हो रही है। क्या ये समझ में आया सभी को? यस और नो? एग्जाम्पल 8 जल्दी से अभी करके देखो, सेम मुद्दे पे सारे सॉल्व कर दो। एग्जाम्पल 8 सारे सॉल्व कर दो। ये एएस हमारा कल पूरा हो जाएगा, लास्ट टॉपिक है। परसों से मैं AS14 शुरू करवाऊंगा, अमलगमेशन। 14 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आता है हर अटेम्प्ट में, और हर अटेम्प्ट में आएगा, पहले ही बता रहा हूं। इसमें अगर बीच में क्लासेस मिस कर दी तो आगे का काम समझ में नहीं आएगा। इसलिए बाई चांस किसी वजह से ऑफ पे भी रहो तो अगले दिन आने से पहले क्लास जरूर देख के आना। लगभग लगभग 7-8 क्लास ही लगते हैं, लेकिन 14 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, तो परसों से हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। किस किसने कर लिया? कोई ना, आराम से बाकी भी करो।
कितना रिवर्सल आ रहा है भाई? पूरा 1 लाख। क्या सभी का ये आंसर आ रहा है? होमवर्क में आज का कोई क्वेश्चन नहीं है, जितना किया एक बार उसी को रिवाइज कर लेना, कल ये कंप्लीट कर लेंगे।